हे व्यूअर्स, पार्ट 1 यहाँ पे स्टॉप हो गया था जहाँ पे लीसा इस इवेंट को छोड़कर चली गई थी और मिस्टर गू भी उसके पीछे पीछे से मनाने के लिए चले गए थे। जहाँ पे तो ये सब देख के शीन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू लीसा का पीछा करते करते ड्रेसिंग रूम पे चले गए थे और ड्रेसिंग रूम पे लीसा को देखने के साथ साथ ही ज़बरदस्ती एक जोरों धोरों वाला किस कर लेता है लीसा को। ऐसे इस किस को लेके वो उसे काम डाउन करना चाहता था और इसके साथ साथ लीसा शांत भी हो जाती है। इसके बाद बहुत ही कामली उसे समझाने की कोशिश करते हैं मिन्हो कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से ही सबके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों करता और हमारा तो अभी तक शादी हो गया होता ना। पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सुन के लीसा शांत हो जाती है और उसे सामने से किस करने लगती है। यहाँ पे मिन्हो फिर से कहने लगता है कि किसी के भी बारे में अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शक हो या तुम्हें इनसिक्योरिटी फील हो तुम तुरंत आके मुझे बोल सकते हो कोई भी बात। इसके साथ साथ हम देखते हैं लीसा के पास एक कॉल आता है जो आता है उसकी मम्मी की तरफ से और वो हॉस्पिटल में होते हैं। साथ ही साथ वो लीसा को बोल रहे होते हैं कि एक बार हो सके तो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आ जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पर लीसा यहाँ पे मना कर देती है उन्हें। वो कहने लग जाते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर से अब मुझे कोई भी मतलब नहीं है। उसकी मम्मी उसे समझाने के लिए कोशिश करती है कि माना कि तुम मुझे और तुम्हारे डैड से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, पर एक बार सोच के देखो क्या हमने तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज़ों को लेकर कभी भी ज़बरदस्ती किया है। तो इसी के चलते हुए तुम एक बार तो मुझसे मिलने आ ही सकते हो ना। और साथ ही साथ वो फिर से पूछने लग जाती है कि क्या तुम अभी भी उस पागल इंसान के साथ हो। जिसके बाद लीसा अपनी मम्मी से कहने लग जाती है कि माँ वो पागल नहीं है, अब उसके बारे में ये सब बोलना बंद कर दीजिए। जहाँ पे उसकी मम्मी बहुत ही सैडली बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में चिंता होती है, मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए बेस्ट ही चाहूँगी ना। ऐसे भी मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक जी पाऊँगी और मैं जाते हुए तुम्हें अच्छे तरीके से देखना चाहती हूँ, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमसे, तुम्हें एक अच्छे लाइफ देना चाहती हूँ। ऐसे कह के उसकी मम्मी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है, जिसके चलते वो ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ कह देती है। और आंटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनकी बेटी आखिरकार उनसे मिलने जो आ रही है। दूसरे सीन में हम देखते हैं लीसा हॉस्पिटल चली गई होती है और हॉस्पिटल में हम देखते हैं लीसा के पापा जेन की मम्मी के साथ होती हैं। जहाँ पे लीसा को देख के उसके डैड से वो मिस्टर जेन की मम्मा बोलने लग जाती है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन तुमने तो उसकी एज 26 बताया था, आखिर इतना टाइम क्यों लग गया उसकी शादी को। ऐसा तो नहीं है कि कोई उससे शादी नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारी बेटी को कोई बीमारी है। जिसका ना करते हुआ यहाँ पे अंकल कहने लगता है मेरी बेटी बस थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालत वाली है, जिस कारण से वो अभी तक अपने पसंदीदा लड़के ढूंढ रहा है, और जो कि आपका बेटा ही है। इसके बाद हम देखते ही लीसा अपनी मॉम से बात करी है, जहाँ पे उसके आसपास उसके डैड नहीं देखते हैं। वो साथ ही साथ सोच में पड़ जाती है कि मॉम की इतनी डिफ़िकल्ट टाइम पे उसके पापा क्यों नहीं है। इतने में ही यहाँ पे उसका डैड भी आ जाता है और आने के साथ साथ ही उसे पानी लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। लीसा के जाने के बाद वो अपनी पत्नी मतलब लीसा की मम्मी से बात करने लग जाते हैं कि किस तरीके से जैन की मम्मी को लीसा पसंद आ गई है और बहुत ही जल्दी उसका रिश्ता वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद उसकी मम्मी पैसों की बात करने लग जाती है, जो सुनने के बाद हमारे ग्रेडी अंकल कहने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो सारी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं और मैं तो अमाउंट भी फिक्स कर लिया हूँ। आंटी फिर से कहने लगती है कि पता है ना लास्ट टाइम जाओ से शादी करने के लिए वो कितना ज़्यादा नखरा पैदा कर दिया था और उसके बाद भी वो किसी हैरगेर के पागल के साथ भी शादी करके आ गई थी। अगर इस बार भी उसने कुछ ऐसा किया तो अंकल जवाब देते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ करके उसे मना ही लेंगे। अगर फिज़िकली कोई भी चीज़ या बोलने में कोई भी चीज़ ना होता है तो हम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाएंगे। तुरंत ही यहाँ पे लीसा आ जाती है। लीसा को देख के वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। लीसा के आने के बाद आंटी फिर से उससे पूछने लग जाती है क्या तुम अभी भी उस पागल वाले इंसान के साथ हो। जहाँ पे लीसा कहने लगती है कि उस पागल वाले इंसान का एक नाम भी है, आप उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्या। अंकल यहाँ पे लीसा को फिर से कहने लग जाते हैं कि अभी भी टाइम है, उस इंसान को छोड़ दो, यहाँ पे हम एक अच्छा रिश्ता तैयार किए हैं तुम्हारे लिए।
लिसा थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, जवाब देने लगती है, अगर यही सब बातें करने के लिए मुझे बुलाया गया है तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे के साथ साथ वो ऐसे जाने ही लग जाती है कि उसकी मम्मी रोना शुरू कर देती है कि मुझे कैंसर है। और उसकी मम्मी इस बारे में पूरी तरीके से सफाई झूठ कह रही थी। उसकी मॉम की ये बातें सुन के लिसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है। उसकी मम्मा अभी भी ड्रामा करते हुए कहती है कि एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से अभी तक मेरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो रही है। जहाँ पे लिसा कहती है कि हम पैसा देके आपकी ट्रीटमेंट तो करवा ही सकते हैं ना। जिसका जवाब में अंकल कहते हैं कि हमारे पास इलाज करवाने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, पर अगर तुम यहाँ पे शादी करने के लिए मान गए तो हमें ब्राइड गिफ्ट के तौर पे बहुत सारे पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे लिसा समझ जाते हैं कि यहाँ पे वो लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो तुरंत ही मीनू को कॉल लगा लेता है, पर इस कॉल के बारे में वो अपने मम्मी पापा को पता नहीं लगने देता और वो फिर से अपने डैड के साथ बात करने लग जाता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है ब्राइड गिफ्ट्स के तौर पे वो लोग हमें इतने सारे पैसे देंगे। जहाँ पे पैसे के अमाउंट के बारे में उसके डैड उससे बात करने लग जाते हैं तो लिसा कहते हैं अच्छा आप लोग तो फिर ये सब पहले से ही प्लान करके रखे हैं और इसके बाद मुझे जानबूझ के आप लोग बुलाए हैं। और साथ ही साथ लिसा अपनी मम्मी को भी ब्लेम करने लग जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपके जैसे बन जाऊँ, जैसे आप अभी तक डैड और अपने बेटे की बातों पर नाचती आई है और आप अब चाहते हैं कि मैं अपनी सास मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की बातों पर नाचूं। पर ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। ये सब सुन के अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते और लिसा पे चिल्लाने लगते हैं। वो बार बार उस अमाउंट को पाने के लिए लिसा को समझाए जा रहे थे और लिसा भी हमारी समझने वाली बिल्कुल नहीं है। वो बार बार कह जा रही थी कौन इतना बड़ा पागल है जिस शादी के लिए इतने बड़े अमाउंट देने के लिए भी तैयार है। पर यहाँ पे अंकल कहता है कि वो इंसान भी पागल ही है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी ना करते हुए जवाब देती है हमारा लिसा और तुरंत ही वो यहाँ से चली जाती हैं। उसे इतने गुस्से में बाहर निकालते हुए देखकर ही उसकी मम्मी पापा तुरंत ही उस रूम से निकलकर उसके पीछे करने लग जाते हैं। पर वो लोग अपने बेटी को देखे उससे पहले ही बगल वाले एक रूम पे लिसा का हाथ पकड़ के खींच लिया जाता है, जो और कोई नहीं हमारा मीनू होता है। और बस हाथ पकड़ के रूम पे खींचता ही नहीं है बल्कि उससे बहुत ही अच्छे तरीके से किस करने भी लग जाते हैं। जहाँ पे अंकल आंटी निकल के तो उसे देखता ही नहीं है और अपने दोनों में ही बात करने लग जाता है कुछ भी करके उस बेटी को ढूंढना ही पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी शादी भी करवानी पड़ेगी। ये सब सुनने के बाद लिसा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर मिस्टर गो उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल रूम के अंदर फिर से आ जाती है लिसा। और आने के बाद ही वो अपने डैड से पूछने लग जाती है क्या वो लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं। जहाँ पे ये बात सुन के उसके डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ उनके पैसे और उनके तारीफ भी करने लग जाते हैं लिसा के डैड। पर हमारे लिसा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके साथ साथ वो कहने लग जाती है कि ठीक है अगर उनके पास इतना पैसा है और अगर वो लोग इतने अमीर हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं लिसा की बातों को सुनकर। आंटी खुश होकर उसे कहने लग जाती है देखा तुम आखिर मेरी ही बेटी हो। जहाँ पे मनी मन लिसा सोच रही थी कम से कम एक्टिंग तो मैं कर ही सकती हूँ, ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी देर में अंकल उनको कॉल करके लंच के लिए बुला लेते, मतलब ओजन को घर वालों को। दूसरे सीन में हम देखते दोनों फैमिली लंच करने के लिए आया होता है, जहाँ पे लिसा उस बच्चे वाले दिमाग के साथ उस इंसान को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती है। इसके साथ साथ ही उसका होने वाला फ्यूचर मदर इन लॉ उसे एक ब्रेसलेट दे दिए गिफ्ट के तौर पे। लिसा के घर वाले तो उस गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये गिफ्ट पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा। इसके बाद उस लड़के की मम्मी मतलब वो आंटी लिसा से पूछने लग जाती है कि तुम आखिर मेरे बेटे के बारे में कैसा सोच रखते हो। लिसा जवाब देती है कि नहीं मैं इतना भी कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं बस चाहती हूँ हमारी शादी जल्दी हो जाए। पर आप क्या सोचते हैं। जहाँ पे आंटी कहने लग जाती है कि वो इन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जहाँ पे वो पहली दूसरी तीसरी सारी बात बताने लग जाती है कि उनकी पहली प्रायोरिटी है कि वो लिसा सबकी साथ साथ घर की सारी काम करे। दूसरा उसे बहुत ही जल्दी उनको ग्रैंडसन भी देना पड़ेगा और वो भी एक नहीं बल्कि 3। और रही बात लड़की की तो हमारे घर में लड़की को पैदा करना बैन है। उनके बाद
सुनते सुनते लिसा सोचने लगती है कि इनकी मेंटेलिटी कितना ज़्यादा चीप है। ये खुद भी तो एक लड़की है और लड़कियों के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं वो। पर एक्टिंग करती हुई वो फिर से कहने लगती है कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ और मेरे मॉम को इस टाइम पे ऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो अच्छा यही हो कि हम हमारे एंगेजमेंट को आज ही कर देते हैं। ये बात सुन के तो सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लिसा के पापा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यह सारी बात सुन के जी की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद एलिजा बहन बोलने लग जाती है कि आप लोग तो यहाँ पे ब्राइड गिफ्ट ज़रूर लेके आए होंगे। इसके साथ साथ तुरंत ही उस लड़की की मम्मी एक कार्ड को बाहर निकालती है, जहाँ पे अंकल वो कार्ड लेने ही वाले थे कि तुरंत एलिसा उस कार्ड को छीन लेती है और साथ ही साथ वो वॉशरूम जाने का बहाना भी करती है और इसके साथ साथ वो उस ब्रेसलेट को भी लेके चली जाती हैं। लिसा के पीछे पीछे उसके डैड भी गया होता है, जहाँ पे वो कहने लगते हैं कि इस कार्ड को मुझे दो, मैं संभाल के रखूँगा। लिसा कहते हैं आप नहीं, मैं इसे संभाल के रख सकती हूँ, क्योंकि ऐसे भी इससे ही हम मम की हॉस्पिटल के बिल और उनका खर्चा उठाने वाले हैं, तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं इसको अपने पास रखूँ। इसके बाद वो वॉशरूम आ जाती है और वॉशरूम आने के बाद ही मिस्टर गू को टेक्स्ट भी कर देती है। उसके थोड़ी देर बाद फिर से वो जब उस टेबल की तरफ जा रही होती, वो अपने इन लॉज को बात करती हुई सुन लेती है, जहाँ पे उस लड़की की मम्मी और पापा एक साथ बात कर रहे थे कि क्या पता वो लड़की भाग गई हो, तो क्या पता आगे चल के मेरे बेटे को वो छोड़ दिया तो। जहाँ पे उनको समझाते हुए अंकल कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, और आंटी भी कह रही होती है हाँ मेरे पास पहले से एक बेहतर खिलाफ है और मैं उसके लिए बहुत कुछ सोच के रखी हूँ। हम उसके वाइन में या फिर पानी में नींद वाली दवाई मिला देंगे, जिसके कारण अगर एक भी रात उसने गुजार लिया मेरे बेटे के साथ, उसके बाद तो उसे हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। लिसा उनकी सारी बातें चुपके सुन ली होती है और उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि इन्हीं का प्लान का स्वाद अब इन्हीं को ही चखना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो अंदर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि कुछ ज़रूरी इमरजेंसी के लिए मम्मी पापा को हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जैन के साथ वेडिंग नाइट को स्पेंड करूँगी। और ये सारी बातें सुन के अंकल आंटी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं लीसा और मिस्टर गू को, जहाँ पे वो लोग एक वुमेन को लाके बेड पे पटक देते हैं और साथ में फ़ोटो भी खींचने लग जाते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद वो लोग एक दूसरे रूम पे चले जाते हैं और वहाँ से छुप के नज़र रख रहे थे, जिसके दौरान उन दोनों के बीच क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। जहाँ पे लिसा कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही मुझसे चिपक रहे हो। इसके जवाब में हमारा मिनहू मतलब मिस्टर गो कहने लगते हैं कि हाँ क्यों नहीं चिपकूंगा, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इसके साथ साथ वो उसे किस भी कर लेता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं उस रूम को, जहाँ पे उसके इन लॉ मतलब उसका फादर इन लॉ आ जाता है और उस औरत को गलत तरीके से छूते हुए उसे उठने के लिए कहते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे पुलिस और मीडिया वाले यहाँ पे आ जाते हैं और साथ ही साथ उन सब की फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ जब वो उस सोते हुए वीमेन को टर्न करते हैं और उठाते हैं, तब वो और कोई नहीं बल्कि लिसा का डैड होता है। और ये खुराफाती आइडिया और किसी की नहीं बल्कि लिसा और मिस्टर गू की थी। अगले दिन देखते ये न्यूज़ अगले दिन के न्यूज़पेपर में फ्रंट लाइन में छपी हुई थी और यहाँ पे इस न्यूज़ को पढ़ते वो बार बार मिस्टर गू को सुना रही थी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। और इतने में ही यहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आता है और ये और कोई नहीं बल्कि लिसा का डैड होता है, जो चिल्लाते हुए लिसा के पास आते हैं और कहते हैं तुम इस पागल के लिए हमारे साथ ये बिहेव किए, मुझे पता नहीं था तुम इतने गंदे तरीके की सोच हमारे ऊपर यूज़ करोगे। और भी बुरी वाली बातें कहते कहते वो लिसा के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि तुरंत ही उनको मिस्टर गू रोक लेता है, साथ में उनका हाथ भी मरोड़ देता है और साथ ही साथ उनके प्राइवेट एरिया में भी लात मार देता है। वो तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पर इनका गुस्सा इतना सर चढ़ गया था कि वो तुरंत ही आसपास रखे वो हेयर ड्रायर को उठाते और उनकी तरफ मारने के लिए आ रहे थे उससे। पर यहाँ पे हमारा प्यारा सा मीनू उनको बहुत ज़्यादा पीट देता है और यहाँ पे ये सारे सीन देख देख कर उसे चीयर कर रहा था लिसा। यहाँ पे अंकल गुस्से में पुलिस वाले को कॉल करने ही वाला था कि वो पास में चलते हुए न्यूज़ पे मिस्टर गू की रियल आइडेंटिटी देख लेते हैं और वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि ये मिनहो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गू निकला। और इसके साथ साथ ही वो गिरगिट की तरह अपने रंग बदलकर
हमारा रंग बदलो जुल्फ़िकार अंकल उसे सन इन लॉ कहने लग जाता है। और साथ में बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आपको अभी याद आया कि आपका सन इन लॉ है। जहाँ पे वो माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे ख़ानदान से हो और तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। बस तुम पहले थोड़ा सा पागल हुआ करते थे ना, इस वजह से मैं मेरी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इसके साथ साथ लीज़ा उन्हें कहती है कि आप बकवास बंद करिए और यहाँ से चले जाइए। इसके साथ साथ फिर से ड्रामा करते हुए अंकल कहने लगते हैं कि बेटी मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम यहाँ पे मुझे इनकार करते हो। क्या ज़माना आ गया, क्या दिन आ गया कि यहाँ पे अपनी बेटी अपने बाप को ही पहचानने से मना कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मिन्हो भी बोलने लग जाता है कि देखिए डैड, आप यहाँ पे ड्रामा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आपके रियल फेस को अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके साथ साथ वो अंकल के सामने लीसा को किस करने लग जाते हैं। वो ये सारे सीन देख कर तो बिल्कुल हैरान ही होते हैं। जहाँ पे लीसा उन्हें कहने लगती है कि डैड बहुत रात हो चुका है, और अंकल कहते हैं हाँ हाँ बहुत रात हो चुके, तुम चाहते हो ना मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, ठीक है मैं यहाँ पे आज रुक जाता हूँ। जहाँ पे लीसा फिर से कहने लग जाती है कि बहुत रात हो चुका है, आपको अभी के अभी मेरे घर से निकलना पड़ेगा। इसके साथ साथ अंकल लीसा पे चिल्लाने वाला होता है कि मिन्हो अपना चप्पल निकाल के अंकल को दिखाने लगता है। ये सब देख के यहाँ से चिल्लाते चिल्लाते अंकल चले जाते हैं कि मैं उसका डैड हूँ, मुझे पूरा हक है और मैं ये हक को डिज़र्व भी करता हूँ। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर हान को, जो एक क्लब में होते और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लब के बाहर से आवाज़ आ रही थी लीसा के डैड की। इतनी देर में ही असिस्टेंट लीसा के डैड को लेके अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे वो बोलने लग जाते हैं कि आप वही मिस्टर हान हो ना, मतलब गू का भाई। यहाँ पे मिस्टर हान उनको जवाब देने लगते हैं कि हाँ, हम भले ही एक ही फैमिली से हैं, पर हम दोनों ही बिल्कुल अलग इंसान हैं। हमारा सोच भी अलग है, हमारा पर्सपेक्टिव भी अलग है। और इसके साथ साथ बात करते हैं मिस्टर हान उनको एक चेक देता है और उन्हें कहता है कि आपसे एक काम है, अब से आपका यही काम होगा कि आप हर वक्त का खबर लीसा की हमें देते रहे, क्योंकि अब लीसा ही वो इंसान है जो मिस्टर गू का वीकनेस है और वो कभी भी लीसा को दर्द में नहीं देख सकते हैं। और आपको एक और सेकंड काम करना है, जो कि लीसा का ब्रेन वॉश करना है। अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं आपको और भी 5 मिलियन दूंगा। ये सब सुनकर और वह पैसा पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अंकल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और वहाँ से खुशी खुशी चले भी जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर हान मनी मन सोचने लग जाते हैं कि 2 बार बचकर भी तुम कितने बार और बाँचोगे। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक घर के अंदर मिन्हो लीसा का आँख बंद करके ले आया होता है। जब उसका आँख खुलता ही लीसा एक न्यू घर को देखती है, और ये घर मिस्टर गू ने, मतलब हमारा मिन्हो ने लीसा के नाम पे ख़रीदा था एज अ वेडिंग गिफ्ट। और साथ ही साथ मिन्हो ये भी कहने लग जाता है कि यहाँ पे हम एक प्रॉपर वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जहाँ पे सोशली सबको पता भी लग जाएगा कि तुम कौन हो, तुम हो हमारी वाइफ। इसके थोड़ी देर बाद ही वो काम से बाहर चला जाता है वहाँ से। इतने में लीसा के पास एक अननोन कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम्हारा डैड रास्ते में बेहोश हो गया है। लीसा तुरंत ही कहती है कि मेरा कोई डैड वैड नहीं है। इसके साथ साथ वो कॉल भी कट कर देती है। और ये अननोन पर्सन और कोई नहीं है बल्कि लीसा के डैड के फिक्स किया हुआ गुंडे हैं, जहाँ पे वही उल्टा कहने लगता है अंकल को कि ये पक्का आपकी बेटी है ना। उसे तो आपकी ये बात सुन के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पे अंकल कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम कोई और रीज़न देके उसे बुलाने की कोशिश करो। जहाँ पे वो फिर से कॉल करते लीसा को और कहने लगते हैं इनकी ये हालत सुन के तुम तो आए नहीं, अब वो मर चुके हैं, कम से कम उनका डेड बॉडी तो लेके जाओ। लीसा ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं क्या मेरी डैड मर चुकी है, ठीक है मैं शाम को बॉडी लेने के लिए आ जाऊँगी, अभी फ़िलहाल मैं किसी काम में बिज़ी हूँ। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। ये सारी बातें सुनकर तो उसके डैड भी हैरान हो गए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे लीसा उसके डैड की बॉडी को लेने के लिए आया होता है, वो भी बड़े सज धज के। जहाँ पे वो आके उस अननोन नंबर पे कॉल करती है। वो इंसान तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है, साथ ही साथ लीसा को किडनैप करने लग जाते हैं। लीसा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंसान के हाथों पर बाइट कर देता है, जिस कारण से उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो और एक वॉल के साथ
लीसा के सर को ढकेल देते हैं और उसके सर में बहुत ज़ोरों से चोट लग जाती है। लीसा के सर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था और साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि लीसा को कॉल पे ट्राई करे जा रहा था, पर उसका कॉल लग नहीं रहा था, जिस कारण वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। उनको परेशान देख के असिस्टेंट भी कहने लग जाता है कि घर पे तो कोई भी नहीं है, ना कि पुराने वाले में ना कि नई वाले में। और यहाँ पे मिस्टर गू को शक होने लगता है कि कल के होने वाले कॉन्फ्रेंस की वजह से तो नहीं है, जहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाने वाले हैं, इसी वजह से तो कोई ये सब करवा तो नहीं रहा। इनमें साय देते हुए असिस्टेंट कहने लगता है कि सर आपको तो पता ही होगा, अगर ये करवाता है तो फिर ये कौन करवा सकता है। ये सुन के तो मीनू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर इतने में ही यहाँ पे लीसा का फ़ोन खुल जाता है। साथ ही साथ वो लोग जीपीएस के माध्यम से उसके फ़ोन को ट्रैक भी कर लेते हैं और तुरंत ही उसे बचाने के लिए वो लोग निकल भी पड़ते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं गू लीसा को ढूंढते हुए एक बंजर बिल्डिंग में आ गया होता है, जहाँ पे थोड़ी देर में उसे एक चीखने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद हम उस बोर्ड मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर मौजूद तो थे, पर यहाँ पे मिस्टर गू अभी तक नहीं पहुँच पाया था। और मिस्टर हान कह जा रहा था, देखा आप लोगों ने मेरी भाई कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और मुझे ये नहीं लगता कि उसके लिए ये मीटिंग कोई मायने रखता है और वो आने वाला है यहाँ पे, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। दूसरी तरफ फिर से हम उस बिल्डिंग में लीसा को देखते हैं, जो उस किडनैपर से बोल रहा होता है कि आखिर तुम किडनैपर हो या फिर कोई और काम करते हो। यहाँ पे वो किडनैपर उसे बोलने लगती है कि तुम चुपचाप बैठो, मैं तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आई हूँ। पर यहाँ पे लीसा जानबूझ के उससे बात करी थी, जिससे कि वो टाइम को काट पाए, और बात करने के माध्यम से वो अपने हाथों में बंधी हुई एक थ्रेड को एक पत्थर से काट रही होती है। लीसा फिर से कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है, जहाँ पे जवाब देते हुए वो किडनैपर कहने लगता है कि शांति से बैठ जाओ, यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं आने वाला है, यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए खाना लेके नहीं आने वाला है। इसके बाद लीसा फिर से कहने लगती है कि मैं तुमसे पैसे थोड़ी ना मांग रही हूँ, इधर देखो ये कार्ड है मेरे पास, जिसपे कम से कम 2 मिलियन तो होंगे ही, इससे तुम मेरे लिए कुछ खाना तो ला ही सकते हो, और साथ में बचे हुए पैसे अपने पास ही रख लेना। उसके बाद वो उसके पास आते हैं और कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद वो कार्ड देखते हुए बड़े खुश होते हुए लीसा से पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या खाना है। लीसा जवाब देती है कि मुझे खाने में कुछ भी चलेगा। तो किडनैपर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ। लीसा उससे और भी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करी जा रही थी, खाने को लेकर आर्ग्यू भी कर रही थी, जिसके उसका टाइम पास हो जाए और वो तो उस थ्रेड को काट पाए। लीसा से वो किडनैपर बार बार पूछे जा रहा था कि तुम्हें क्या खाना है। लीसा कहते हैं कुछ भी, जब पे वो कुछ सजेस्ट करते ही लीसा बार बार उसे मना कर देता है और कहते रहता है कुछ भी चलेगा खाने के लिए, और यही गोल गोल घूमता रहता है, जिससे किडनैपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी समय पे वो उसने लीसा ने तुरंत अपना हाथों का वो रस्सी काट भी लिया होता है और उसे तुरंत ही उसके प्राइवेट एरिया में किक मार के वो वहाँ से भाग जाती है। और ये चीखने की आवाज़ उस किडनैपर का ही होता है, जो मिस्टर गो ने सुना था। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि लीसा भागती रहती है और भागते भागते एक जगह छुप जाते हैं। इतने में ही वहाँ पे मिन्हो भी आ जाता है, और वो आने के साथ साथ ही उस किडनैपर को किक मार देती है और साथ में पंच भी। लीसा इस मौके को फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसने मिस्टर गू को ख्याल नहीं किया था, और भागने के साथ साथ रोड में उसकी टक्कर एक गाड़ी से होने ही वाला था कि वो गाड़ी उसके सामने आके रुक जाता है, और इस गाड़ी से निकल आता है मिस्टर वू। और मिस्टर वू लीसा के पास आते ही उसको कहने लग जाते हैं कि तुम तो मेरी कोई भी मैसेज का रिप्लाई कर ही नहीं रहे हो, और साथ ही साथ उसे अपना जैकेट भी देने लग जाते हैं। और मिस्टर वो और कोई नहीं बल्कि लीसा का एक पुराना दोस्त होता है, जो एक इवेंट पे मिला हुआ था, और लीसा उनके बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी चाहती थी उनसे। और इतनी ही देर में यहाँ पे मिस्टर गू आ जाते हैं और लीसा की ये हाल देख के तुरंत ही उसे गोदी में उठा लेता है, जिसमें लीसा मिस्टर गू से कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। पर मिस्टर गू उसे उतारता ही नहीं, और साथ ही साथ मिस्टर गू मिन्हो उसे घर जाने के लिए भी कहता है। और इसी के चलते हुए मिस्टर वू बोलने पड़ता है कि फ़िलहाल इनको घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, जहाँ पे मिन्हो बोलने लगता है आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली डॉक्टर घर में भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा मिन्हो उसे लेके चला जाता है, और साथ ही साथ कार में बैठते ही उसके जैकेट
गाड़ी से बाहर भी फेंक देता है और मिस्टर वू को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं मिनहो अभी तक उसे गोदी में बैठा के कार में बैठा हुआ था, जहाँ पे वो लिसा से पूछने लग जाता है, जहाँ पे लिसा उसके बारे में कहता है कि वो बस एक क्लाइंट है और जेलसी के मारे यहाँ पे मिनहो उसे फिर से किस करने लगता है और वो उसे तब तक किस करता है जब तक वो लोग घर नहीं पहुँच जाते, और बस घर नहीं, जब तक वो लोग बेडरूम में पहुँच नहीं जाते। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिनहो मतलब मिस्टर गू लिसा को एक वेडिंग रिंग वाला बॉक्स देते हैं और ये रिंग बस खरीदी गई नहीं है बल्कि ये कस्टमाइज़ करवाया गया है खास करके लिसा के लिए। ये सारे पलों को देख के लिसा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ पे उसकी फीलिंग्स को एक बार और कन्विंस करने जा रहा था लिसा से, साथ में वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करने ही वाला था कि लिसा उसे रोक लेता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम और भी कुछ कहे तो फिर मैं यहाँ पे रो पड़ूंगी। और इसके बाद वापस से वो दोनों किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से मिस्टर हान को देखते हैं उस बोर्ड मीटिंग में, जहाँ पे वो सबसे कह रहा होता है कि देखा अभी तक गो यहाँ पे आया नहीं और वो यहाँ पे आने भी नहीं वाला, तो इसी के चलते हुए हमें सारे डिसीजन लेना पड़ेगा और उसे इस कंपनी से भी निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ सारे बोर्ड मेंबर से वो पूछने लग जाता है कि कौन कौन इसमें सपोर्ट करता है मुझे, जहाँ पे सारे लोग रेडी थे और सारे लोग एक साथ मिलकर मिस्टर गू के मजाक भी उड़ा रहे थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे पधारते हैं हमारा मिस्टर गू मतलब हमारा मिनहो। मिस्टर गू के आने के बाद भी बोर्ड मेंबर सारे अपने डिसीजन पर स्टिक रहते हैं और साथ ही साथ वो लोग मिस्टर गू को कंपनी से निकालने के लिए भी बोल देते हैं। तभी मिस्टर गू कहने लगते हैं कि ठीक है, तो इस बार कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर हान बनने वाला है, पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। उसके न्यू प्रेसिडेंट बनने के पहले तुरंत ही वो असिस्टेंट से कह के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ला के सारे बोर्ड मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं और ये डॉक्यूमेंट होता है मिस्टर हान के फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो देख के ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि इसके मुताबिक उनको कंपनी के तौर पे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है जो है मिस्टर हान के लिए। तुरंत ही सारे बोर्ड मेंबर्स मिस्टर गू से माफ़ी मांगते हैं कि वो लोग कोई भी चेंजेस इस कंपनी में नहीं चाहते हैं और साथ में उनको फिर से कहा जाता है कि आप अपने प्रेसिडेंट वाले पोस्ट को ही कंटिन्यू करें। इतने में ही हम देखते हैं कि मिनहो मतलब मिस्टर गू को ग्रैंडपा का टेक्स्ट आया हुआ होता है, जो कि बहुत ही इमरजेंसी में उनको घर बुलाया है और उस टेक्स्ट मिलने के साथ साथ ही वो भागते हुए अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद वो अपने ग्रैंडपा के रूम में जाने ही वाला था कि वहाँ पे हम शीन को देखते हैं। शीन यहाँ पे मिस्टर गू को रोकते हुए कह रही थी कि वो आराम करे, उनको डिस्टर्ब मत करो, पर यहाँ पे मिस्टर गू किसी की भी नहीं सुनते हैं और वो अंदर चले जाते हैं दादाजी को देखने के लिए और उनके हेल्थ के बारे में भी पूछने लगते हैं। यहाँ पे दादाजी मिस्टर गू को कहने लगते हैं कि मेरी हेल्थ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, पर हमें शीन के पास थैंकफुल रहना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे आराम की ज़िंदगी ना बैठ पाता होता, और अभी तक ना जाने तुम कहाँ पर ही थे। और इसके थोड़ी देर बाद ही मिस्टर गू उनसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। इसके चलते हुए मिस्टर गू से दादाजी कहने लगते हैं कि इस बार तुम आ ही चुके हो तो हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब तुम्हारी और शीन की शादी को। पर मिस्टर गू यहाँ पे उसे साफ साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उसके पहले से ही वाइफ मौजूद है। ये सुन के तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए थे। दादाजी तो ये तक उसे कहने लगे कि ये सब कैसे हुआ। साथ ही साथ मिस्टर गू उनको समझाने लग जाता है कि कैसे उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बचाया है। जब मिस्टर गू के साथ कोई नहीं था तब वही अकेली लड़की थी जो उसके लिए स्टैंड लिया था और उसका ख्याल भी रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है और अगर मुझे शादी फिर से करना पड़ा तो मैं उसी लड़की के साथ करूँगी। और साथ ही साथ मैंने तो वेडिंग की प्रिपरेशन भी कर लिया है। ग्रैंडपा उसकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करता है और वो चिल्लाने भी लगता है कि देखो मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर तुम्हें शादी करना होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ शीन से ही। शीन की फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस है जितना है हमारी। पर यहाँ पे मिस्टर गू फिर से एक बार साफ साफ मना कर देते हैं दादाजी को कि मुझे फैमिली के बैकग्राउंड से कोई भी नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है तो उस इंसान की कैरेक्टर को लेकर। और इतना कह के मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं।
और दादाजी के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए वो रोते हुए रूम के बाहर आ जाती है और बाहर आते ही अपना ड्रामा ख़त्म करती है शीन और साथ ही साथ अपने असिस्टेंट को कॉल करते और लीसा के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जो अपनी न्यूली ओपन शॉप में बैठी हुई होती है और इतने में ही वहाँ पे मिस्टर वू आ जाते हैं और मिस्टर वू को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे मिस्टर वू कहने लगते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, पर इतनी कम समय को यूज़ करते हुए तुम्हें अपने शॉप की इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे मनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मिस्टर वू को बताने लग जाती हैं और बताने के साथ साथ वो थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके उनकी स्किन पे भी लगाती है जिससे कि उनको समझ आ जाए कि ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद वो लोग प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए, पर यहाँ पे लीसा को तो बस 3 लाख चाहिए होता है, पर अपने ओर से मिस्टर वो उसे 3 मिलियन दे देते हैं। और थोड़ी देर में ही लीसा नोटिस करती है कि मिस्टर वो वहाँ पे सो गए, जहाँ पे वो उनके असिस्टेंट को तुरंत ही बुला लेते हैं। उसका असिस्टेंट आते ही लीसा से कहने लगती है कि काफ़ी समय बाद मैंने देखा है मेरे बॉस को इतने चैन की नींद सोते हुए, पर लीसा कहने लगती है कि यहाँ पे शायद अभी फीमेल कस्टमर्स आने वाले हैं थोड़ी देर में ही, जो अगर ऐसे हालत में उसे देखे तो शायद वो लोग ऑकवर्ड फील कर सकते हैं। मिस्टर वो का असिस्टेंट उनको अच्छे से सोते हुए देखना चाहते हैं, जिस कारण वो लीसा से पूछकर उनको पूरा पे कर देता है इस पूरी शॉप को बुक करने के लिए, वो भी कुछ घंटे के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जब मिस्टर वो आँख खोलते हैं उसके बाद से ही कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। लीसा उस कस्टमर्स को अटेंड करने ही वाले थे कि मिस्टर वो उनके पास चले जाते हैं और ख़ुद से ही वो प्रोडक्ट के बारे में उनको अप्रोच करने लग जाते हैं। मिस्टर वो बहुत ही अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, जैसे वो उनके पास सेल करने गए और तुरंत ही सब कुछ सेल भी हो गया था। लीसा के सारे प्रोडक्ट मिस्टर वो सेल कर देते हैं थोड़ी देर में ही, जिससे लीसा उनको थैंक यू भी कहने लग जाती हैं। थोड़ी देर में ही मिस्टर वो मनी मन लीसा के बारे में सोचने लगते हैं, पर असिस्टेंट यहाँ पे मिस्टर वो के बारे में सोच रहे थे कि प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता है। इतने में लीसा नोटिस करती है कि उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका होता है और साथ ही साथ उन्होंने एक्स्ट्रा 1 मिलियन भी पे किया होता है इसके लिए, और बाकी 5 मिलियन ये सारे प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद वो लोग देंगे। लीसा तुरंत ही उनको कॉल करके कंफर्म करने वाली होती है कि मिस्टर वो अच्छा उनके हाथ से फ़ोन छीनकर खुद बात करने लगती है और लीसा को चुप रहने के लिए कहती है। वो कॉल पे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है जिस कारण हमें थोड़ा सा समय लगेगा। कॉल करने के बाद लीसा उनसे पूछने लगती है कि असल में आप ऐसे क्यों किए, जहाँ पे मिस्टर वो कहते हैं कि पहले कंफर्म तो करने दो ये कोई स्कैम है या फिर सच में। और इतने में ही यहाँ पे मिस्टर गू आ जाते हैं। मिनो को आते हुए देख के ही लीसा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ उसके पास भाग के चली जाती है और उसे हक भी कर लेती है। और मिनो भी यहाँ पे कहने लग जाती है कि इतनी बड़ी ऑर्डर कोई चाल हो सकती है, क्योंकि एक न्यू ओपन कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्डर नहीं मिल सकती है, तो तुम इसे पॉज कर दो। साथ ही साथ उसके भेजे हुए सारे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी बोल देती है और लीसा भी ठीक ऐसे ही करती है। पर यहाँ पे मिस्टर गू की बातें ऐसे लग रहे थे कि उनको पहले से ही पता है कि ये सब असल में कौन कर रहा है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। हम दूसरे सीन में शीन को देखते हैं जो रेडी होकर एक ग्रुप के अंदर चली गई होती है और उस रूम के अंदर जाते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो वहाँ पे मिस्टर गू से मिलने जो वाली थी। रूम के अंदर जाने के पहले वो थोड़ा सा टचअप दे देती है खुद को और रूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे शीन कहने लगती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम प्राइवेटली यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो, जहाँ पे मिस्टर गो उसे ड्रिंक करने के लिए भी कह देते हैं। पर यहाँ पे शीन उसे मना कर देती है कि मैं बहुत अच्छे से ड्रिंक नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो तुम्हें ही मुझे संभलना पड़ेगा। इसके बातों पे मिस्टर गो राज़ी भी हो जाते हैं, तो वो जाके अपना ग्लास लाने वाली थी कि वो खुद का ग्लास ही उसे दे देते हैं और साथ में वो ये भी कह दे कि एक ग्लास लो, इसके अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर लेके आना और इसे पीते पीते इधर आना। शीन को समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर गो उसे कह रही है। वो कहने लगती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तुरंत ही मिस्टर गो उसका गला पकड़ लेता है और साथ ही साथ मिस्टर गो बोलने लगते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, पर लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देने ज़रूर आई हूँ यहाँ पे।
क्योंकि आज वो स्कैम जो तुम करने वाली थी मेरी वाइफ के साथ, मैंने वो पकड़ लिया है, क्योंकि उसका अकाउंट मेरे अकाउंट से जो लिंक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं तुम क्या क्या कर चुके होते अभी तक। और इसके बाद वो उसे यहाँ से जाने के लिए भी कह देते हैं। और इसी के साथ साथ शीन वहाँ से चली जाती है दूसरे रूम में, जहाँ पे पहले से ही मिस्टर हान बैठा हुआ था बहुत ही गुस्से में और ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पे मिस्टर हान शीन को देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ में कहने लगते हैं, क्या तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो या फिर मुझे मजाक कराने आए हो मेरे? जहाँ पे शीन कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारा हेल्प करने के लिए आई हूँ। हान उसे तुरंत ही मना कर देता है और कहने लगता है कि अभी के अभी तुम चले जाओ, भला यही होगा। तुम कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जिसके साथ रहना चाहते हो वही इंसान मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। शीन यहाँ पे कहने लगती है कि माना वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि उसकी वीकनेस कौन है। उसकी वीकनेस यहाँ पे लीसा है, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर हान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर से वो कहने लगते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम है, हम पहले लीसा को आउट करेंगे यहाँ से, जिसके कारण मिस्टर गू खुद के खुद गायब हो जाएंगे। और उनके गायब होने के बाद तुम इस कंपनी को ले लेना और मैं मिस्टर गू ले लूँगी। इसके साथ साथ वो दोनों अपना खुराफाती आइडिया लगाकर प्लान बनाते हैं और वो दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हान यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम की थी ऑफिस में, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठा हुआ था। इसे बैठा हुआ देखकर मिस्टर गूज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे उस चेयर से उठने के लिए भी कह देता है, जहाँ पे हंसते हुए हान कहने लगता है, ठीक है बैठ लो, अभी यहाँ पे ये चेयर ज़्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है। मिस्टर गू उसे गुस्से में मार नहीं वाला था कि वहाँ पे तुरंत ही शीन आ जाते हैं कुछ रिपोर्ट्स को लेकर। मिस्टर शीन यहाँ पे सबके सामने वो रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहती है कि इस कंपनी की सबसे ज़्यादा शेयर मेरे डैड के पास है। अगर आप लोग मिस्टर हान को सपोर्ट करते हैं तो मैं ये शेयर रखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे पब्लिक कर दूँगी। तो ना चाहते हुए भी यहाँ के सारे लोग मिस्टर हान को सपोर्ट करने लगते हैं। मिस्टर गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब देख के कि इन लोगों को कंपनी की कुछ परी ही नहीं है। शीन यहाँ पे सबके सामने कहने लग जाती है, भले ही मैं यहाँ पे एक बस आउटसाइडर हूँ, पर ध्यान रखना कि ग्रैंडपा मेरी कितना ज़्यादा कदर करते हैं। मिस्टर गू को मतलब मिन्हो को चराते हुए हान कहने लग जाता है, देखा फाइनली मेरी जगह मुझे यहाँ पे वापस मिल गई है। और इस सब के बाद मिस्टर गू को यहाँ से जाना ही पड़ता है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं लीसा को, जो घर पे इंतज़ार कर रहा था मिन्हो के लिए। पर हमारा मिन्हो तो यहाँ पे बेचारा थका हुआ तरीके से घर वापस आती है और आने के साथ साथ ही लीसा को कहती है कि मैं आज थक गई हूँ, और साथ ही साथ बड़े मायूस होकर लीसा को हक करने लग जाती है। उसके हक को फील करके ही लीसा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है इसके साथ, पर वो उससे कुछ भी नहीं पूछती, बल्कि उसे कंफर्ट जोन देती है और इसे अच्छा महसूस करवाती है। और इसी के चलते हुए थोड़ी देर बाद वो फिर से पूछने लगती है मिन्हो से कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पे मिन्हो ऑफिस की सारी बातें एक एक करके सब कुछ लीसा को बता रही थी। ये सब सुनने के बाद एक सल्यूशन के लिए पूछती है लीसा उसे, जहाँ पे मिन्हो कहता है एक सल्यूशन तो है, पर तुम्हें मेरे साथ देना पड़ेगा। जहाँ पे लीसा कहने लगती है, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है, मैं तुम्हें हर वक्त सपोर्ट करूंगी, और साथ ही साथ तुम्हें तो पता ही है मेरी एक्टिंग की स्किल कितना ज़्यादा अच्छा है। सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाता है और हम लोग अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर गू अपने फैमिली के साथ होती है, मतलब ग्रैंडपा, मिस्टर हान और शीन के साथ, जहाँ पे वो लोग मिलकर घर में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। पर इतने में ही हान उसे कहने लग जाता है कि ब्रेकफास्ट पहले कर लो, तब से लीजा को मैसेज करे ही जा रहे हो तुम, और साथ ही साथ मुस्कुराए जा रहे हो। यहाँ पे मिस्टर गू बोलने लग जाता है कि हाँ मैं उसे टेक्स्ट तो कर रही हूँ पर मुस्कुरा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं उसे ब्रेकअप करने का फीस दे रही हूँ। उसकी अचानक से ये बात सुन के किसी को यकीन ही नहीं आता, जहाँ पे मिस्टर गू फिर से कहने लगते हैं, हाँ इस गाँव वाले लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए कम से कम इसे कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे शिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, उसे 5 मिलियन दे दो और उसे दफ़ा कर दो। जिसके जवाब में मिस्टर गू कहने लगते हैं कि 5 मिलियन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मैं तो 5 लाख में इसे निपटाने वाली हूँ। जो सुन के दादाजी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
और इसके साथ साथ ही क्या ऑडियो ओपन हो जाती है जहाँ पे लिसा उसे गालियाँ दे रही है। जहाँ पे लिसा कह रही थी कि 5 लाख क्या भेजे, अभी तक मैं तुम्हारे साथ रह रही थी, तुम इतनी ज़्यादा अमीर हो फिर भी इतने कम पैसे दे रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहिए था। इतने में लिसा नाटक करते हुए उसके घर तक आ जाती है, जहाँ पे लिसा एक्टिंग करती हुई गू को मारने के लिए आती है। पर गू का हाथ इतना लंबा होता है कि उसका हाथ ही काफ़ी होती है लिसा के लिए, उसका सर पकड़ लेता है जहाँ पे वो हिल तक नहीं पाती। इसके साथ साथ लिसा यहाँ पे A1 एक्टिंग करी जा रही थी, जहाँ पे शिन आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ गू। गू शिन को जवाब देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बस पैसा चाहिए। इसके बाद मिस्टर गू फिर से लिसा से कहने लग जाती है कि सीधा मुद्दे इंसान लिसा मुद्दे की बात करो और साथ ही साथ बात को घुमाना बंद करो। इसके जवाब में लिसा गू को कहने लगती है कि मैं तुम्हारे जैसे लोमड़े इंसान कभी नहीं देखी। इसके बाद वो ऐसे चली जाती है। उसके जाने के बाद मिनहो भी मतलब मिस्टर गू भी गुस्सा करने का नाटक करते हैं, जहाँ पे दादाजी कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अभी गुस्सा करने का क्या ही फ़ायदा है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ऐसी लड़की के साथ रहना बहुत ही मुश्किल भरी काम है, तुम्हें एक नोबल लड़की के साथ शादी करना चाहिए था। जहाँ पे गू जवाब देती है कि हाँ आपने सही कहा, मुझे पहले ही इसे करना चाहिए था, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। और वो लोग फिर से ब्रेकफास्ट करने शुरू कर देते हैं, जहाँ पे शिन मनी मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मैम मतलब प्यारे से लिसा अपने घर में आराम कर रही थी, पर उसे भी कुछ देर बाद ही वहाँ पे शीन आ जाती है। शिन को वो बार बार भगाने की कोशिश करती है, पर शिन अंदर आ जाती है घर की। घर आने के साथ साथ वो लिसा से बदतमीज़ी करने चालू कर देती है और साथ में कहने लगती है कि मैं तुम्हारी जैसे लड़की को अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है असल में तुम्हें क्या चाहिए। जिसके जवाब में लिसा कहने लगती है कि बताना मुझे क्या चाहिए। ये बात सुन के तो सीन थोड़ा सा घबरा गई होती है और कहने लगती है और क्या, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है ना। जहाँ पे लिसा कहने लगते हैं नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं बल्कि लव मेरे लिए मायने रखते हैं। जिसके जवाब में शीन कहती है कि लव करने के लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मायने रखने चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा स्टैंडर्ड तो बिल्कुल भी मिस्टर गू के साथ मैच भी नहीं होता है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी औकात क्या है, अभी तो दिख ही रहा है। जैसी वो औकात की बात करती है लिसा तभी बहुत ही गुस्सा हो जाता है, साथ ही साथ उसे थप्पड़ भी मार देती है। इस थप्पड़ के बदले में लिसा को शीन कुछ कर भी नहीं पाती है। बदले में लिसा कहने लग जाती है कि अगर ये सारी बातें करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो तो अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। पर शीन कहती है नहीं, यहाँ पे मैं काम की बात के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, बदले में उसे तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद लिसा हमारी फिर से एक्टिंग स्किल दिखाते हुए कहने लगती है ओह अरे वाह, तुम तो गू से भी ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तुम तो मुझे 5 मिलियन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमारी प्यार को हम पैसों से थोड़ी ना तोल सकते हैं। और साथ में लिसा उसे एक्स्ट्रा 2 मिलियन देने के लिए कहती है, पर फिर भी वो मानती नहीं है। इसके बाद शीन लिसा पे गुस्सा कहना चालू कर देती है, जहाँ पे लिसा कहने लगती है अरे अगर 10 मिलियन दोगी तो जाके ना मैं हाँ बोलूँगी। और इसके बाद तुरंत ही वो 10 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाती है। पर यहाँ पे लिसा की एक ये शर्त होती है, जो कि आज के अंदर उसे पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और शिन भी उसे एग्री भी कर देती है। और इसके साथ साथ उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है, मतलब लिसा की दोस्त की कॉल, जहाँ पे वो कहने लगती है कि देखा मैंने पता था, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। पर यहाँ पे शीन को सुनाने के लिए वो अपने दोस्त से ज़ोर से बात करने लगती है कि दोस्त तुम टेंशन मत लो, गू ने तो मुझे बस 5 लाख दिया था, पर यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड मुझे 10 मिलियन तक दे रही है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और लिसा अपना अकाउंट नंबर उसे दे देती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि लिसा शॉपिंग के लिए आई होती है। इसके बाद उसने ढेर सारा शॉपिंग किया और थोड़ी देर बाद ही उसे गू का कॉल भी आ जाता है। गू उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पे लिसा जवाब देती है कि इससे तुम्हें क्या। ये सारी बातों को सुनते हुए वो थोड़ा सा चौंक गया था। इसके बाद मिस्टर गू फिर से कहने लगता है कि आ जाओ मेरे पास, जहाँ पे लिसा कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास क्यों ही जाऊँ, अभी तक तो मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। यहाँ पे मिस्टर गू फिर से कहने लगता है कि पहले तो मेरा दिमाग स्टेबल नहीं था, अब लगता है तुम्हारा दिमाग भी स्टेबल नहीं है। फिर से लिसा कहने लग जाती है कि मैंने कहा ना मेरे आंखों में पट्टी बंधा हुआ था, तुम बकवास बंद करो। मैं पागल थी कि मैं लव को चुन रही थी बार बार पैसों को छोड़ के, पर आज मैं यहाँ पे मनी को चूज़ करी हूँ, और ऐसे भी तुमसे मिलने की मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ वो फ़ोन को भी काट देती है। ये सारी बातें सुन के तो
मिस्टर गो का होश ही उड़ गया होता है, जहाँ पे असिस्टेंट उनको ताने मारते हुए कहती है शायद यहाँ पे एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रहा है और ऊपर से ये सिचुएशन भी कुछ ज़्यादा ही सीरियस भी हो रहा है। इसके बाद शॉपिंग मॉल से जब लीसा चली जाती है तब यहाँ पे हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि लीसा की अभी तक बात करते हुए वीडियो निकाल रहा था। बाद में वो शिन को कॉल करके बताने लग जाता है कि अब आपको शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे वो वीडियो भी भेज देता है, जहाँ पे शिन कहता है हाँ ठीक है अब मैं श्योर हो चुकी हूँ और तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम ख़त्म कर सकते हैं। और इस सब ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें पता लग जाता है कि लीसा को पहले से ही अंदाज़ा था कि उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, जिस कारण वो मिस्टर गो से इस तरीके से बात कर रहा था जानबूझ के। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम देखते हैं लीसा अपने घर में होते, जहाँ पे मिस्टर गो उसके पास आता है और कहते हैं कि आज तुम्हें क्या हो गया था, जहाँ पे लीसा उसे सारी बातें बताने लगती है और सारी बात बताने के बाद उसे माफ़ी भी मांगते हैं ऐसे बात करने के लिए। और साथ ही साथ मिस्टर गो को भी कहते हैं कि तुम भी ध्यान रखना, पता नहीं तुम्हारे पीछे भी कोई लगा हुआ हो और तुम्हें इसका अंदाज़ा भी ना हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारा प्लान तो चौपटी हो जाएगा। और इसके बाद मिस्टर गो कहने लगता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। हंसते हुए लीसा कहने लगती है हाँ मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं पहले से स्मार्ट हूँ और मेरी स्मार्टनेस तुम्हारे अंदर है। इसके बाद वो दोनों बात करते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद लीसा मिस्टर गो के लिए खाना बनाने के लिए किचन में गई होती है। किचन में जाने के बाद वो जब भी वार्डरोब खोलता है तो देखता है पैन कुछ ज़्यादा ही ऊपर है और तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर गो आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। और इसके चलते हमें एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक पल दिखाया जाता है, जिसके चलते हुए उन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस आ गई थी। इसके बाद वो साथ में वो पैन को निकालते हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स भी चॉप करते हैं। पर यहाँ पे चॉप करते हुए वेजिटेबल्स को गो सीधा उसे गोदी में उठा लेता है, साथ में बेडरूम में लेके चला जाता है। और बाकी गाइस आप लोग समझदार हो। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं गाड़ी में मिस्टर वू को। वो लोग लीसा का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पे असिस्टेंट उनको बार बार पूछ रहा था कि सर आप पक्का श्योर हो हम लोग ये सब करने वाले हैं, जहाँ पे मिस्टर वू कहते हाँ ये तो हम करने वाले ही, फ़िलहाल हम लोग स्टेज 1 पे हैं। और इतने में यहाँ पे लीसा आ जाती है। जैसे कि वो लीसा को देखती है तभी अपने लग्जूरियस कार से बाहर निकल आता है, जिसे देख के आसपास के सारे लोग वो को देखता ही रहता है और उसके हैंडसम फेस का तारीफ भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक और लग्जूरियस कार को देखते हैं, जिसके अंदर पहले से ही मिस्टर गू और उसका असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट यहाँ पे मिस्टर गू मतलब मीनू को कहने लगता है कि सर आपको नहीं लगता यहाँ पे मिस्टर वू लीसा को प्रपोज करने के लिए गए हैं, जहाँ पे मिस्टर गू उसे मना कर देता है। और इतने में ही दूसरी तरफ मिस्टर वू लीसा को लंच के लिए पूछते हैं। लीसा यहाँ पे मना करके जा ही रही होती है कि मिस्टर वू उसे रोक लेती है और साथ ही साथ कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। इसके साथ साथ वो अपनी गाड़ी की डिक्की ऑन करता है और इस डिक्की के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। आसपास रहने वाली सारी लड़कियाँ जैसे पागल ही हो रही थी ये फ्लावर्स को देख के। साथ में मिस्टर वू की तारीफ भी करने लग जाती है कि ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है। और वो लोग इन दोनों को चेयर कर रहे थे कि यहाँ पे लीसा को हाँ बोल देनी चाहिए, पर फिर भी लीसा यहाँ पे मना कर देती है एक्सेप्ट करने से। ये सब देख के मिस्टर गो गाड़ी से निकलने वाला होता है, पर वो रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि लीसा ऑलरेडी उसका गाड़ी का डिक्की बंद कर दिया है। उसके बाद लीसा उस स्पोर्ट्स कार की चाबी लेके वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के मिस्टर वू के असिस्टेंट सोचने लगता है कि पता नहीं कब बॉस मेरा पीछा छोड़ेंगे। और जहाँ पे उसका बॉस मिस्टर वू कहने लगता है कि देखा उसको मेरी फ्लावर्स इतना ज़्यादा पसंद आए कि वो मेरा स्पोर्ट्स कार लेके भाग गया। जहाँ पे उनका असिस्टेंट उन्हें जवाब देती है कि अपने दिल को बहलाने के लिए फुसलाने के लिए आप क्या क्या ना समझा रहे हैं, जिसका कोई भी लॉजिक ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये सारे चीज़ों को देखकर मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और प्राउड फील कर रहे थे लीसा के ऊपर। इसके बाद उसका असिस्टेंट को वो चलने के लिए कहती हैं। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं मिस्टर गू पार्टी करते हुए, जहाँ पे थोड़ी देर में शिन आ जाती है और शिन को देखते ही वो लीसा को टेक्स्ट कर देती है। इसके बाद वो ड्रिंक करते करते ही बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पे शिन मिस्टर गू को उठाते हैं और होटल रूम पे लेके चली जाती है, क्योंकि शिन के दिमाग में बहुत ही खुराफाती आइडिया चल रहा था। और साथ ही साथ वो कहने लग जाता है कि देखना आज तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद सारी चीज़ बदल जाएंगे। और इसके साथ साथ
शिन मिस्टर गू के बहुत ही करीब चली जाती है, पर इतने मोमेंट पे मिस्टर गू की आँख खुल जाती है और आँख खोलते ही वो शिन को अपने से दूर हटाने लगते हैं। और साथ में शिन को ये भी कहते हैं कि तुम अपना लिमिट्स मत भूलो, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मिस्टर गू यहाँ पे कपड़ा बदल के जाने ही वाला था कि वहाँ पे तुरंत ही उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, और वो भी वीडियो कॉल। ग्रैंडपा को वीडियो कॉल पे देख के शिन जानबूझ के तरह तरीके की आवाज़ करने लग जाती है, जहाँ पे ग्रैंडपा समझ जाता है कि उसके साथ शिन है और उन्हें पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारे साथ सीन भी है। आज शिन ऐसे नाटक कर रही थी वीडियो कॉल में आके जैसे कि जानबूझ के गू उसके साथ कर रहा है। ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं ये सब देख के और उसे तुरंत ही घर बुला लेते हैं। दूसरे सीन में जब ये मिस्टर गू घर में होते हैं तब ग्रैंडपा उस पर चिल्ला रहे होते हैं और साथ ही साथ वो शिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी कहते हैं। ये सब सुन के मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, इसका रात में सोने जाने का या सुबह जागने का। जहाँ पे ग्रैंडपा गुस्सा होकर कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। और यहाँ पे बैकग्राउंड में सीन रोने का भी नाटक करती है। वो अच्छाई का मुखौटा पहन के कहने लगती है कि जाने दीजिए ग्रैंडपा, मैं मेरे गू के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती। जो सुन के मिस्टर गू गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं कि यहाँ पे बार बार मेरा गू कहना बंद करो, और हम दोनों को पता है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे शिन कहने लगते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थे जिस कारण तुम्हें कुछ भी याद तक नहीं है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे किसी भी चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं करूँगी। यहाँ पे ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और साथ ही साथ मिस्टर गू को कह देते हैं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है और बहुत ही जल्द तुम भी अपना फाइनल डिसीजन हमें बताओ। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है अगले दिन का, जहाँ पे मिस्टर गू अपने ऑफिस में होती हैं और वहाँ पे शिन भी आ जाती हैं, जिसे देख के मिस्टर गू गुस्सा हो जाती है और कहने लगते हैं कि यहाँ पे अब कौन सा न्यू ड्रामा क्रिएट करने आए हो। तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है कि उस दिन हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। और इसके बाद मिस्टर गू के सामने ही शिन उसके प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी रख देती है, जहाँ पे मिस्टर गू कहने लगते हैं कि ये रिपोर्ट्स उससे जाके दिखाओ जिसका ये बच्चा है, ये बच्चा मेरा नहीं है और मैं इसे 110% गारंटी दे सकता हूँ। जहाँ पे शिन कहने लगती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और ये सारी बातें ऑफिस के सारे स्टाफ उनके घर के मतलब केबिन के बाहर आके सुन रहे होते हैं। मिस्टर गू फिर से कहने लगता है कि मैं शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे पूरा पता है कि ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है, पर अगर इस बात पर तुम्हें शक है तो फिर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन इसके बाद तुम्हें तो क्या, ग्रैंडपा को भी सच्चाई पता लग जाएगा कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। थोड़ी देर बाद शिन यहाँ पे मिस्टर गू को धमका कर चली जाती है। उसके जाने के बाद तुरंत ही वो लीसा को कॉल करती है, जहाँ पे मिस्टर गू लीसा को कहने लगती है कि पानी अब उल्टे साइड बह रही है, जिस कारण हमें प्लान बी के साथ काम करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद लीसा को वो अपने केबिन में ही बुला लेता है, जहाँ पे लीसा यहाँ पे आते ही साथ उसकी गोदी में बैठ जाता है और सारी प्रॉब्लम एक एक करके सुनने लगती है। लीसा सब कुछ सुनने के बाद कहती है अब तो हमें कुछ आगे का करना ही पड़ेगा, क्योंकि लीसा चालाक है पर शिन उससे एक कदम आगे चल रहा है। इतनी देर में ही यहाँ पे ग्रैंडपा की आने की आवाज़ सुनती है ये लोग, जिस कारण से लीसा तुरंत ही टेबल के नीचे छुप जाती है। ग्रैंडपा उसके केबिन में आती है और साथ ही साथ उन रिपोर्ट्स के ऊपर उनका नज़र गिरने ही वाला होता है कि तुरंत ही मिस्टर गू उसे नीचे हटा देता है और साथ ही साथ वो रिपोर्ट्स टेबल के नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिरता हुआ देखकर ग्रैंडपा उसे उठाने ही वाला था, पर अगर वो नीचे उठाते तो वो तुरंत ही लीसा को देख लेते, इसलिए मिस्टर गो उन्हें रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि आपकी उम्र हो चुका है, आप अगर ऐसे नीचे बेंट होंगे तो आपको चोट भी लग सकती है, आप रुकिए मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद वो नीचे झुकती है, उसको उठाने के बहाने लीसा को किस भी कर लेती है। उसके बाद वो ऊपर उठ जाता है और ये सारे रिपोर्ट्स दादाजी देखते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि शिन प्रेग्नेंट है। जिसे देख के मिस्टर गो उनको कहने लगता है कि आप इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं खुश नहीं होऊंगा तो और कौन होगा, कम से कम मैं मेरी ग्रैंडसन को गोद में खिला तो पाऊँगा, क्योंकि जो मेरी ऑपरेशन होने वाली है इसके बाद कोई भी श्योरिटी नहीं है कि मैं बचूँगा या मर जाऊँगा या फिर पर ही रहूँगा। इसके बाद मिस्टर गो कहने लग जाते हैं कि तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर ग्रैंड चाइल्ड कोई दे दे तो आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रैंडपा एग्री करके यहाँ से चले जाते हैं। लीसा ये सारी बातों को सुनकर थोड़ी सी सहम गई थी। वो टेबल के नीचे से बाहर आती है और उसे कंग्रेचुलेशन करने लगती है।
कि तुम्हारी बहुत ही जल्द शादी होने वाला है। तुम्हें तो यही चाहिए था ना, इसीलिए ये रिपोर्ट्स को तुमने ग्रैंडपा को दिखा दिया। जिसका जवाब देते हुए मिन्हो कहने लगता है कि मैंने उनको रिपोर्ट्स इसी वजह से दिखाया क्योंकि मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया है। इसके बाद ये सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर गू शीन से मिलने के लिए चला गया होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भोली शक्ल करके बैठी हुई थी शीन, जहाँ पे मिस्टर गू कहने लगता है कि अपने नाटक बंद करो और साफ साफ बताओ तुम्हें चाहिए क्या। जहाँ पे शीन बोलने लगती है कि मैं मेरे बच्चे को बिना फादर के बिना इस वर्ल्ड में नहीं लाना चाहता। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली मिले, तो मैं बस तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मिस्टर गू हमारा साफ साफ उसे मना कर देता है, जिसमें शीन फिर भी कहने लगती है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। इसके बाद मिस्टर गू कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ज़िद लेके तुम बैठे रहो। उसके बाद वो चले जाते हैं और उसके जाने के बाद शीन की ईगो हर्ट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। साथ में वो ज़िद में भी होती है और साथ में वो खुद के अंदर ही खुद बोलने लगती है कि ये तो मेरा होके ही रहेगा। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि वो घर में आता है, जहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर हान और दादाजी बैठे हुए होते हैं। मिस्टर हान मिस्टर गू को देखते ही साथ कहने लग जाता है कि मुझे तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए क्योंकि तुम फादर जो बनने वाले हो। तुमने अपने बच्चे का नाम तक सोचा या फिर नहीं। साथ ही साथ मिस्टर गू उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कह देता है। इसके बाद दादाजी भी कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा, जहाँ पे मिस्टर गू कहने लगती है कि क्या करे, मैं तो ऐसे बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहता जिसके फादर एक साधारण सा एम्प्लॉय है। अभी तक मैं इस कंपनी को लीड करता आई हूँ, लेकिन तो यहाँ पे हान की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय भी होने लगा है। और इसके चलते हुए ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और मिस्टर गू को शीन भी इसके बारे में हाँ बोल देती है। थोड़ी देर में ही यहाँ से दादाजी मतलब ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं और साथ में मिस्टर गू भी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हान शीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। जहाँ पे शीन कहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें अगर तुम्हारी पोजीशन को बचाना है तो तुम्हें जल्दी से कोई प्लान बनाना चाहिए, नहीं तो तुम याद रखना कि तुम अपनी पोजीशन खो दोगे। और ऐसे भी हम दोनों के बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके साथ साथ शीन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद तुरंत ही मिस्टर हान अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और एबॉर्शन कैसे नेचुरली किया जाए उसका प्रोसेस जानने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट ये सारी बातें सुनकर शौक तो बहुत होता है पर उनको प्रोसेस भी बता देते हैं। सीन यहाँ पे तुरंत ही चेंज हो जाता है और हम देखते हैं मिस्टर गू शीन की केबिन में कुछ काम कर रहा होता है, जहाँ पे दादाजी आके बार बार परेशान तो कर रहे थे पर वो बहुत ही चालाकी से शीन की केबिन में सीसीटीवी लगाया होता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि शीन मिस्टर गो के पीछे हाथ धो के इतना क्यों पड़ा हुआ है, जबकि वो दोनों फैमिली सेम ही है। मतलब उसका और मिस्टर गो का फैमिली का रेपुटेशन भी सेम है, साथ में पैसों के लिए भी वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिस कारण शीन मिस्टर गू के साथ ऐसा कर रहा है। उसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं मिस्टर गू लीसा के पास चली गई होती है, जहाँ पे लीसा उसे पूछने लगती है कि ये नाटक और कब तक करना पड़ेगा। जहाँ पे मिस्टर गू भी उसे कहती है कि बहुत ही जल्द ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले मॉर्निंग की सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर गू ऑफिस जा रहे थे। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं और सीसीटीवी में चेक करते हैं कि शीन अपनी केबिन में कुछ ढूंढ रहा था और बाद में तुरंत उसे कॉल आ जाता है कि शीन गिर गई है और साथ ही साथ उसे हॉस्पिटल लेके गई है। इसकी वजह से मिस्टर गू भी तुरंत हॉस्पिटल में चली गई होती है। इतने में ही उसके पास तुरंत ही मिस्टर गू के पास उनका असिस्टेंट आता है और साथ में वो कहने भी लग जाता है कि शीन सच में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिस्टर गू हैरान तो हो जाता है पर उनको खुद के ऊपर कोई भी शक नहीं होता क्योंकि मिस्टर गू कॉन्फिडेंट था कि उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के रूम पे शीन को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर गू आके उसके अच्छे से ख्याल रखते हैं और शीन के पास आके बहुत ही प्यार से बात करते हैं। साथ में ये भी पूछते कि अभी भी समय है, मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोती है पर कुछ भी नहीं बताती है उनको। इसके बाद मिस्टर गू भी वहाँ से चला गया होता है पर उनका शक अब हान के ऊपर आ जाता है और इतने में ही वो देखते हैं मिस्टर वू के साथ लीसा को। और साथ ही साथ मिस्टर वू फिर से एक बार लीसा को अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर रहा था
लिसा उनको कुछ रिप्लाई देता है, तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है और साथ में लिसा को लेकर जाने ही वाला था कि वो उसे जाने नहीं देता, पर लिसा थोड़ी देर बाद ही उसे अपने आप ही मिस्टर वू से दूर कर लेता है। साथ में लिसा बहुत अच्छे से ये भी समझाता है कि देखिए मिस्टर वू मेरा पहले से ही हस्बैंड है और मैं उसके बिना किसी के लिए मेरे दिल पे कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर मिस्टर वू को यहाँ पे बहुत ही बुरा लग रहा था और साथ ही साथ उनके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। दूसरे सीन में हम देखते लिसा और मिस्टर गो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे शक है कि वो हान के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर तो लिसा बहुत ही शक हो जाती है और इसके बाद वो लोग सोच रहे थे कि ग्रैंडपा को ये सब कैसे प्रूव किया जाए। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर गो अपने केबिन में होता है, जहाँ पे हान आके उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जहाँ पे मिस्टर गो कहता है देखो यहाँ पे सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, अगर तुम कुछ भी कहोगे तो मैं ग्रैंडपा को सुना दूंगा। हान थोड़ी देर में हिचकिचाने लगता है और वहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद मिस्टर गू अपने घर होता है, जहाँ पे लिसा उसको एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ दे रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस चीज़ को सुनकर मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में वो लिसा को ये भी कहते हैं कि तुम देखना हम मिलके एक बहुत ही अच्छा फैमिली बनाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिसा की फैमिली को, जिसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, जो भी पैसा मिस्टर हान ने उनको दिए थे। और यहाँ पे वो लोग फिर से प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हमें जाके लिसा से पैसे मांग लेने चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेटी है और हमें पूरा हक है उससे पैसा मांगने की। इसके बाद वो जा ही रही होती कि असिस्टेंट उन्हें देख लेता है और मिस्टर गू को फ़ोन करके भी बता देते कि अंकल जा रहे हैं। मिस्टर गू असिस्टेंट से कहते हैं अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो उनको पैसा दे दो, पर ये मेक श्योर करना कि वो लिसा के पास ना जा पाए। इसके बाद हम देखते हैं वो असिस्टेंट लिसा के पापा के पास जाते हैं और अंकल को बहुत सारे पैसा और रहने के लिए एक घर भी देता है। इसके बाद मिस्टर गू असिस्टेंट को समझा दिया होता है कि उसके पापा के साथ आगे करना क्या है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद लिसा के पापा मतलब अंकल जेल में होता है, जहाँ पे पुलिस उनको गिरफ्तार कर लिया होता है और वो भी किसी की किडनैपिंग के चक्कर में और साथ ही में इनलीगली किसी को इन्वेस्टिगेट करने के चक्कर में और साथ में फ़ोटो खींचने के भी। उसके डैड बार बार पुलिस वाले को समझाए जा रहे थे कि ये बात किसी के कहने पे किया गया है। पुलिस वाले कहते हैं चाहे तुमने किसी और की बात पे की हो, पर ये इलीगल है, हम उस इंसान को भी ढूंढेंगे, साथ में तुम तो है ही। दूसरे सीन में हम देखते हैं लिसा तुरंत ही गिरने ही वाली थी कि तुरंत वहाँ पे गू आके उसे बुझा लेता है, जहाँ पे मिस्टर गू कहने लगता है कि अगर तुम्हें काम है तो मुझे बुला लेना चाहिए था, जहाँ पे लिसा कहने लगती है कि मुझे भूख लगी थी। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू उसे बहुत सारे खाना खिलाते हैं। इसके तुरंत बाद वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पे लिसा उनसे कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि हमारे प्लान फिर से चौपट ना हो जाए, जहाँ पे मिस्टर गू से कहने लगते हैं कि डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा और मिस्टर गू घर में होते हैं, जहाँ पे मिस्टर वू आ जाते हैं और उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उन दोनों को एक साथ देख के हैरान तो होते हैं, साथ ही साथ पूछने लग जाते कि मैं तो सुना था तुम दोनों के ब्रेकअप हो गए, जहाँ पे वो दोनों एक एक करके सारी बातें मिस्टर वू को बता देते हैं, जहाँ पे मिस्टर वू उसके मॉम के बारे में बताते हैं। लिसा को एक आखिरी बार उनके मॉम से मिलने के लिए कह देते हैं और लिसा इसकी बात को मान भी जाती है। दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं। दूसरे सीन में हम शीन को देखते हैं जो छुप छुप के मिस्टर वू और लिसा को एक साथ देखते हैं। थोड़ी देर में ही मिस्टर वू एक सूप का बोल उठाता है और खिड़की से फेंक देता है, जो आके गिरता है सीधा और सीधा शीन के सर में। शीन सोचने लगती है कि इन दोनों का वीडियो बना के क्यों ना गू को भेज दिया जाए, इससे गू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। थोड़ी देर में ही लिसा आके वू की मम्मा से मिलती है, जो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मिलने के बाद वो लोग बाहर जाने लगते हैं, जिनके एक साथ वाले वीडियो शीन उठा लेता है अपने कैमरे में। और वो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीन उस वीडियो को लेके गू को बता रहे होते हैं सब कुछ, जहाँ पे मिस्टर गू से थैंक यू भी बोल रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम लोग एक बड़े से इवेंट को देखते हैं, जो होता है ग्रैंडपा का हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे शीन और बाकी फैमिली मेम्बर भी आए होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर वू और साथ में उसका ग्रैंडपा भी आया होता है, क्योंकि मिस्टर वू का ग्रैंडफादर और मिस्टर गू का ग्रैंडफादर दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लिसा भी आया होता है। इसके बाद सब लोग अपना ग्रैंडपा के लिए दादाजी के लिए लाया हुआ गिफ्ट दिखाने लग जाते हैं, जहाँ पे शीन लिसा का गिफ्ट खोलने के बाद मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पर इस गिफ्ट को देख के दादाजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट उनको बहुत टाइम से चाहिए था।
तो फिर ये तो यहाँ पे उनका फेवरेट गिफ्ट ही बन जाता है। और इसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं शीन लिसा के पास आती है और साथ में एक ऑरेंज जूस देते हुए कहती है कि अब से हम दुश्मनी नहीं करेंगे। लिसा को तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शक हो रही थी। वो बस उस जूस को पीने का नाटक करती है और वहाँ से चली भी जाती है। बाद में हम देखते हैं वो वॉशरूम में बैठकर मिस्टर गू को टेक्स्ट करती है और पता लगाने के लिए भी बोल देती है कि उसमें असल में मिला हुआ क्या था। और साथ में वो ये कहती है कि उसे शीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके बेबी को कुछ भी तकलीफ हो। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि दोनों ग्रैंडपा एक गाड़ी में होता है जहाँ पे लिसा और शीन भी होती है, जहाँ पे वो का ग्रैंडपा लिसा का ध्यान रख रहा था और दूसरी तरफ मिस्टर गू का ग्रैंडपा शीन का ध्यान रख रहा था। गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा गाड़ी आके उनके गाड़ी को टक्कर मार देता है। इसके साथ साथ सारे लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही लिसा और शीन होश में आ जाते हैं। लिसा नोटिस करती है कि गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है और लिसा वो देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई है। शीन तो गाड़ी के दरवाज़ा खोल के किसी तरह खुद भागने लग जाती है, पर यहाँ पे लिसा खुद की जान को परवाह ना करते हुए दोनों दादाजी को बचाने की कोशिश करती है। इतने में ही वहाँ पे मिस्टर वू आ जाते हैं, जो लिसा को देख के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मिस्टर गू भी जब उसे देखती है तब लिसा ऑलरेडी बेहोश हो गई थी। उसके बाद लिसा को लेके हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर गू बार बार लिसा से माफ़ी मांग रही थी अकेला छोड़ने के लिए, जहाँ पे उसे लिसा कहती कोई बात नहीं। थोड़ी देर में वहाँ पे वो भी आ जाता है, जिसके साथ वो लोग बात करने लग जाते हैं और वो कहने भी लग जाते हैं कि तुमने सच कहा, शीन ने वहाँ पे तुम्हारे ऑरेंज जूस में कुछ मिलाने की कोशिश की थी और तुम टेंशन मत करो, क्योंकि जो इस ऑरेंज जूस को दिया था उस मेट को भी हम पकड़ लिए थे और उसने कंफर्म ये किया कि वो ऑरेंज जूस एक्सचेंज हो गया था, मतलब जो तुम्हारे लिए बनाया गया था वो शीन ने पी ली है और शीन वाला तुमने, और इसी वजह से ही डर के मारे वो अपना मुंह नहीं खुल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पता लगता है कि वॉशरूम में बैठ के इस जूस के बारे में जो टेक्स्ट किया जा रहा था वो मिस्टर ऊ को किया जा रहा था, ना कि मिस्टर गू को। इसके साथ साथ लिसा मिस्टर वू को मना कर देती है कि ये सारी चीज़ मिस्टर गू को बताने से, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मिस्टर गू को सब कुछ पता चल जाता है और वो सीधा शीन के पास चली जाती है पूछने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं शीन की ऑलरेडी मिसकैरेज हो गई थी। पर शीन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो कहने लगती है कि उस इंसिडेंट से तो मैं बहुत ही सेफली बाहर आ गई थी, कोई इंजरीज भी नहीं हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे हुआ। थोड़ी देर में यहाँ पे मिस्टर गू भी आ जाते हैं और उसे सारी बातें बताने लगते हैं कि जिस ऑरेंज जूस से तुम लिसा की मिसकैरेज करवाना चाहती थी वही ऑरेंज जूस पी के तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, यहाँ पे कर्मा ने तुम्हें हिट किया है। ये सब सुन के तो शीन बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाती है और खुद की चीज़ें खुद ही बकने लगती है। और ये सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रही थी अभी तक मिस्टर गू, और वो असिस्टेंट से तुरंत ही कहता है कि इस रिकॉर्डर करो और शीन को किसी पागल खाने में भर्ती कर दो, इसके लिए शायद यही बेहतर होगा। इसके बाद दूसरा ही पल हम देखते हैं कि वो लोग अपने ग्रैंडपा से मिलने गए होते, जहाँ पे ग्रैंडपा को सब कुछ पता लगने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था शीन को चूज़ करने के लिए, जहाँ पर मिस्टर गू उसे कह रहा था, दादाजी से कह रहा था कि शीन कैसे उस इंसिडेंट के बाद खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग गया था, पर लिसा वो इंसान था जो खुद की ज़िंदगी की फिक्र ना करके आप दोनों को ही बचाया था। और वो उसके बाद वो मुंह बना के मुंह फेर के सो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो गू को कहे तो कहे क्या। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हान के बारे में दादाजी को सब कुछ पता हो गया होता है, जहाँ पे हान आता है और दादाजी से माफ़ी मांगने शुरू हो जाते हैं। दादाजी को ये पता होता है कि शीन जो यहाँ पे प्रेग्नेंट थी वो गू के बच्चे के साथ नहीं बल्कि हान के बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हान ने उस कंपनी से कितने सारे लोन लिए रखे थे और वो भी अपने कंपनी के नाम पर। इस सब के बाद हान बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं ग्रैंडपा से, पर ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और साथ साथ ये भी कहने लग जाते हैं कि अब से मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन नहीं मानती हूँ और लीगली तौर पे भी मैं तुम्हें फैमिली से बाहर करवा दूँगा। इसके बाद हान मिस्टर गू से भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, पर मिस्टर गू भी उसके बातों में यकीन नहीं करता, साथ में उसे माफ़ तक नहीं करता है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिसा रास्ते से अकेला जा रही होती है और तुरंत ही उसे कुछ गुंडे ने घेर लिया होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिस्टर हान और शीन भी आ गया होता है। उसके बाद वो लोग उसे उठा के किसी जगह पे ले गए होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गू उसे बहुत देर से ढूंढ रहा था और उसी टाइम पे
वो उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ से उसे उठाया गया है और वहाँ पे उसका स्कार्फ, बैग और मोबाइल फ़ोन भी उसे मिलता है। थोड़ी देर में वो तुरंत ही हान का पता भी लगा लेता है। हान के पास गू तुरंत ही चला जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है, पर हान फिर भी लीसा की लोकेशन बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तुरंत ही हम देखते हैं कि हान गू के ऊपर एक नाइफ से हीट करने वाला था, पर यहाँ पे गू बहुत ही ज़्यादा चालाक है क्योंकि वो पहले से ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया होता है और इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद ना चाहते हुए भी हान को उसका लोकेशन बताना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लीसा और हान को देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीसा और शिन को, जहाँ पे लीसा को एक चेयर के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बांध के रखा गया था और शिन उसे कह रही थी कि तुम देख लेना, तुम जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हो और तुम्हारे जाने के बाद गू जल्दी ही मेरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ ही यहाँ पे गू भी आ जाता है और मिस्टर गू को देखते ही बड़े स्वैग के साथ हमारी लीसा कहने लगती है कि तुम यहाँ पे इतने लेट आए, मुझे कब से इन लोगों ने बेहोश करके रखा है। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। उसके बाद वो अपना रोप मतलब रस्सी को अपने आप ही खोल लेती है। इसी के साथ साथ मिस्टर गू शिन की गर्दन को पकड़ के रखता है और दूसरी लीसा उसे बहुत ही ज़्यादा पीटती है, उसी तरीके से जैसे कि मिस्टर गू हान को पीटा था। इसके बाद वो लोग शिन को ही वहाँ पे बांध के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कुछ समय पे यहाँ पे पुलिस आने ही वाली थी। इसके साथ साथ यहाँ पे विलन वाला ड्रामा ख़त्म होता है और हम दूसरे सीन को देखते हैं, वही स्पेशल दिन जब इनकी शादी होने वाले थे, मतलब हमारा मिनहो और हमारी प्यारी लीसा की, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं एक दूसरे के हमेशा साथ देने का। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रैंडपा भी होता है जो उनके वेडिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वेडिंग के बाद वो दोनों अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करते हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए बाय बाय।